Hello friends, welcome you all in Jujhar Academy. So here is my new video related with NTSC, and today we are going to do the SERT, means Punjab Board's Economics Class 10th. So here the chapter is Infrastructure of the Indian Economy. So before starting the video, if you like the video, then please like, share and subscribe so that other students will also get knowledge from the videos. So let's start the work. First of all, the name of the chapter is Infrastructure of Indian Economy. So meaning of infrastructure. What is the meaning of infrastructure? The part of the capital stock of the economy which is necessary from the viewpoint of providing various kinds of services is called infrastructure. Infraस्ट्रक्चर का मतलब होता है हमारे पास ये कैपिटल स्टॉक का, यानी कैपिटल का मतलब इकोनॉमिक्स की टर्म में हम लोग मनी से लेते हैं. सो कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी, कोई भी हमारे पास इकोनॉमी है उसका ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि किसी भी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. So in short, infrastructure means those activities, facilities and services which are helpful in the operation and development of other sectors. मतलब हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं. जैसे कि हम कह सकते हैं हमारे पास रोड्स हैं, रेल्स हैं, बसेस हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, कैनाल्स हैं, डैम्स हैं, फैसिलिटेटिंग इरिगेशन ऑफ लैंड, हॉस्पिटल्स प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विसेज आर कंसिडर्ड एज इंफ्रास्ट्रक्चर. जो भी हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाली सर्विसेज हैं दे आर नोन एज इंफ्रास्ट्रक्चर. जैसे रोड्स, रेल्स, बसेस हमें ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, कैनाल्स एंड डैम्स हमें इरिगेशन हम इरिगेशन करते हैं लैंड का, हॉस्पिटल्स हमें हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. सो ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट एंड दीज आर नोन एज इंफ्रास्ट्रक्चर इन एन इकोनॉमी. Now what is the importance of infrastructure for the development of every country? As you all know that if we are having proper infrastructure then the development of the country will be there. What does it mean? It means that अगर आपके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो आपका डेवलपमेंट अच्छा होगा. फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज, जस्ट लाइक वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ चाइना, वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ जापान एंड अदर कंट्रीज आल्सो. सो दिस इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ इकोनॉमी प्रोग्रेस. अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो इसका मतलब आप इकोनॉमी प्रोग्रेस कर सकते हो. Their sufficient quantity means a strong base and their insufficiency means is the greatest hindrance in the path of economic development. अगर आपके पास सफिशेंट एक क्वांटिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर की तो व्हाट डज इट मीन कि आप इकॉनमी स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करोगे. अगर इनसफिशिएंसी है तो व्हाट डज इट मीन कि इकॉनमी जो है कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी, उसमें कई प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है. इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अब आप सिंपल सी एक एग्जांपल लें कि हम अपने इंडिया की अगर बात करते हैं तो हमारे इंडिया में अगर प्रॉपरली हमारे पास कोई भी सिस्टम ना हो, आज भी इंडिया में ऐसे गांव हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर प्रोवाइडेड नहीं है, नहीं पहुँच पाई है इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज नहीं है, कम्युनिकेशन सर्विसेज नहीं है. तो जहाँ पे ये सर्विसेज नहीं है वहाँ की इकॉनमी क्या, वहाँ डाउन है, वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं है. जहाँ पे ये सारी सर्विसेज है वहाँ पे क्या सारी प्रोग्रेस है और इकॉनमी क्या है, इकॉनमी स्ट्रॉन्ग हो रही है. Lack of infrastructure facilities will create the hurdles in the development of the industries and the agriculture sector. As a result of it, their rate of growth will come down. अब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जो हैं जितनी कम होंगी उसकी वजह से क्या होगा, इकॉनमी में उतनी ज़्यादा हर्डल्स यानी उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी. एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्री सेक्टर में प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी और जिसकी वजह से जो ग्रोथ रेट है वो धीरे धीरे स्लो डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी. According to World Development Report 1994, sufficient availability of infrastructure will be helpful in determining the success of one country and the failure of another. In the diversification of production, expansion of business, solution of the problem of growth of population, reduction of poverty and improving the environment. So what does it mean?
इट मीन्स दैट कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 1994 जो है ये कह रही है कि अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी है, इसका मतलब क्या, कोई भी कंट्री क्या कर सकती है, कोई भी कंट्री सक्सेसफुल हो सकती है। फेलियर ऑफ अनदर मतलब डिटर्म करता है, ये चीज़ डिटर्मिनिंग है हमारे पास, या तो वो कंट्री सक्सेस करेगी यानी कि वहाँ पे वो सक्सेसफुल होएगी, या वहाँ फेलियर होएगा। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, बिजनेस है, उसमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की प्रॉब्लम की सोल्यूशन मिल सकते हैं। पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सकता है, एनवायरनमेंट को इम्प्रूव किया जा सकता है। सो ऑल डिपेंड्स अपॉन द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट अ कंट्री हैव। दस इनसफिशियंसी अगर इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर की है हमारे पास, तो रेट ऑफ ग्रोथ डाउन होती है। प्रोडक्शन सेक्टर लाइक इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर डाउन होता है। ऑन द कॉन्ट्ररी कहते इसके साथ अगर हम देखें तो सफिशिएंट अवेलेबिलिटी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में, उसकी एक्सेलरेशन ऑफ द डेवलपमेंट में उसको बढ़ाने में काफ़ी मदद करती है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज सॉलिड बेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ व्हाट डज इट मीन सॉलिड बेस? देखिए सॉलिड बेस का मतलब जस्ट लाइक हम घर बनाते हैं तो उसकी फाउंडेशन हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो फाउंडेशन स्ट्रांग है तो पूरा घर अच्छे से जो है वो टिका रहेगा और उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, क्रैक्स नहीं आएंगे, या उसमें ज़्यादा जल्दी नुकसान नहीं होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का सॉलिड बेस होने का मतलब क्या है कि अगर आपकी इकोनॉमी में आपके पास स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर है तो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि आप अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर है। सॉलिड बेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीजेस प्रोडक्शन एंड डिक्रीजेस कॉस्ट। इससे क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ती है और जो चीज़ों की कीमतें हैं वो कम होती हैं। देखो तब चीज़ों की कीमतें कम कैसे होंगी, प्रोडक्शन ज़्यादा है, इसका मतलब मार्केट में जितनी चीज़ें चाहिए उतनी अवेलेबल है, तो इसका मतलब उनके प्राइस ज़्यादा नहीं हो सकते, कम ही होंगे। अब क्या होता है कि अगर हमारे पास प्रोडक्शन जो है वो कम है तो चीज़ें जो है मार्केट में कम होंगी, गुड्स कम होंगी, तो उसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होगी। सो व्हाट डज इट मीन? जो सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोडक्शन बढ़ाता है और कॉस्ट को डिक्रीज करता है। बट इट्स डेवलपमेंट शुड बी फास्ट एंड अहेड ऑफ अदर सेक्टर्स डेवलपमेंट। पर इसका जो डेवलपमेंट है वो फास्ट होना चाहिए एंड अदर सेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे इकॉनमी में आपको पता है 3 सेक्टर हैं, तीनों एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, तो तीनों के बीच में काफ़ी अच्छी जो बॉन्डिंग है वो होती है, तो तीन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट क्या कहती है? डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ अ डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। कि डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्कुल डायरेक्ट जो है वो रिश्ता है। अगर इनमें से कोई भी एक प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो अगर डेवलपमेंट नहीं है तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो डेवलपमेंट नहीं है, तो दोनों का आपस में बहुत जो है वो क्लोज रिलेशनशिप है। This implies that 1% can increase in infrastructure will lead to 1% can increase in productivity. What does it mean? इसका मतलब कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बढ़ेगा उतनी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कम है प्रोडक्टिविटी भी लो हो जाएगी, यानी कि प्रोडक्शन भी चीज़ों की कम हो जाएगी। कुछ इकोनॉमिस्ट जैसे कि नरकेस, हिर्समैन इंफ्रास्ट्रक्चर को सोशल ओवरहेड कॉस्ट कहते हैं। मतलब सोसाइटी में किस तरीके से जो लोग वर्क करते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा इस तरीके से ही प्रोडक्शन एक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए अभी बात हम इकोनॉमी की कर रहे हैं तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि हम कैपिटल की बात कर रहे हैं, पैसे की बात कर रहे हैं। सो इट रेफर्स टू दैट कैपिटल स्टॉक विच ऑफर्स वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिव सर्विसेज डायरेक्टली टू द प्रोड्यूसर्स। मतलब ये क्या करते हैं, प्रोडक्टिव सर्विसेज जो कि प्रोडक्शन करती हैं या लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल हैं उनको प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल कंट्री का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जैसे रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज, ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। वन पार्ट ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ओनली, है ना, कि एक साइड में तो ये प्रोडक्शन प्रोसेस में भी हेल्पफुल है, दूसरी साइड में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी ये आगे बढ़ाता है, बिकॉज इनके ज़रिए ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन का वर्क करते हैं, सामान को लाने ले जाने का। सिमिलरली बैंकिंग सिस्टम, मनी एंड कैपिटल मार्केट, ये क्या प्रोवाइड करता है? ये इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को मनी और सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिससे वो आगे बढ़ते हैं। अब मेन कंपोनेंट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के देखें कि किसी कंट्री में अगर डेवलपमेंट होनी है तो कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। सो वी नीड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, वी नीड इलेक्ट्रिक पावर, वी नीड इरिगेशन, वी नीड बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऑल आर इम्पॉर्टेंट। सो लेट्स डिस्कस अबाउट ऑल दीज इन डिटेल।
Again, one thing I want to mention in between the video, that this video is for the NTSC purpose, and only those things which are important and which can come in the examination, I just try to put all those so that nothing should be skipped for the examination. सो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ऑफ एनी कंट्री मीन्स ऑल द डिफरेंट मॉडर्न मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विच आर यूज टू अर्ली पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसी भी कंट्री का वो क्या है, उसमें डिफरेंट मोड्स ट्रांसपोर्ट के आ जाते हैं, रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज आ जाते हैं, जिससे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या गुड्स को लाया ले जाया जाता है. इट मीन्स रेलवे, रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज. कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है क्या, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, ठीक है, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन नेटवर्क एक्सेट्रा, जिससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है. अब एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगी. ट्रांसपोर्ट की अगर हम एग्जांपल लें तो हमारा जो सामान, जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर कर रहे हैं हम, तो एग्रीकल्चर से जो प्रोड्यूस हुआ है, मान लीजिए शुगर केन हमने प्रोड्यूस किया, तो शुगर केन को फैक्ट्रीज तक ले जाना है, वी नीड ट्रांसपोर्टेशन. बट यहाँ पे कि हम कौन सी फैक्ट्री तक लेके जाएंगे, क्या उस फैक्ट्री में हमारा सामान लेंगे, तो वी नीड टू डू कम्युनिकेशन. हमें उन्हें बातचीत करनी पड़ेगी, हमें उन पर फ़ोन पे बात करनी पड़ेगी, डायरेक्टली कम्युनिकेट करना पड़ेगा, मेल करनी पड़ेगी. वी हैव टू सी द वेज. तो व्हेन वी विल कम्युनिकेट, जब उनके साथ हम कम्युनिकेट करेंगे फैक्ट्री ऑनर्स के साथ, तो देन वी कैन पुट अवर रॉ मटेरियल इन दैट फैक्ट्री. हम वहाँ पे अपना रॉ मटेरियल ले जा सकते हैं. सो व्हाट डज इट मीन? ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन बोथ आर इम्पॉर्टेंट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करें कि हमारे पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी क्या करती है, द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. In economy, which mode of transport will be more appropriate depends upon the nature of economy, interdependence between different regions of the country. किसी एरिया में कौन सी ट्रांसपोर्ट जो है सक्सेसफुल होगी, ये उस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है. जस्ट लाइक हिली एरियाज़ में हम ट्रेन्स यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है. सो वहाँ पे हमें रोड ट्रांसपोर्ट का ही यूज़ करना पड़ता है. कोस्टल एरियाज़ में हम लोग शिप्स यूज़ करते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं. फार अवे इंटरनेशनल जो है हमारे पास ट्रेड के लिए हम लोग को एयरवेज यूज़ करना पड़ता है. डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री की विच टाइप ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वी आर यूजिंग. डिफरेंट रीजन्स में इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट होते हैं, जैसे विलेज कम्युनिटीज़ होती हैं, तो यहाँ पर हमें ट्रांसपोर्ट भी वैसा चाहिए, चीपेस्ट हो और शॉर्ट डिस्टेंस रूट्स के लिए हो, जैसे कि ऑटो रिक्शा, रिक्शा हो गया, ठीक है. तो ऐसे हमें शॉर्ट जो है डिस्टेंस रूट्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए. दैट्स वाई देयर इज़ अ मोर यूज़ ऑफ बुलक कार्ट्स, कैमल, म्यूल्स, सेडिशन बोट्स एक्सेट्रा इन द ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया. On another hand, different regions of the country are highly interdependent. Then we need those means of transport that will cover longer distance with heavy loads as the cheapest and fastest mode. हमें कुछ ऐसे एरियाज जहाँ पे दूर दूर तक हमें अपना सामान पहुँचाना होता है और उनके बीच में इंटरडिपेंडेंट है, तो वहाँ तक जो है क्या है, हमारी ट्रेन्स भी चलती हैं, ठीक है. हमने दिल्ली से हमने असम जाना, दिल्ली से हमने बॉम्बे, गोवा जाना हो, वी आर हैविंग ट्रांसपोर्टेशन. सो उससे चीपेस्ट और फास्टेस्ट मोड भी हमारे पास है, सस्ते सस्ता, महंगे से महंगा हमारे पास ट्रांसपोर्ट मीन्स है. एग्जाम्पल रेलवे, बसेस, ट्रक, शिप्स एंड एरोप्लेन्स. In order to bring parity between the economic development and the industrialization, there is an increased tendency of economic independence between different regions of the country. देखिए, अगर हमें कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंडस्ट्रियलाइजेशन के बीच में टेंडेंसी, मतलब इंक्रीज इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस को जो है उनके बीच में कहते जो कंट्रीज़ हैं वो आपस में काफ़ी ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट हैं. इकोनॉमीज़ मतलब अलग अलग स्टेट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, तो उससे क्या है, डेवलपमेंट होता है. बिग इंडस्ट्रीज इन द कंट्री हैव टू ब्रिंग देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम फार फ्लंग एरियाज. बिग इंडस्ट्रीज जो है हमारी कंट्री की, उन्हें रॉ मटेरियल लाना पड़ता है दूर दूर के इलाकों से. दे नीड ट्रांसपोर्टेशन, दे नीड कम्युनिकेशन, और फिर फिनिश गुड्स को जो है डिस्टेंस प्लेसेस तक लेके जाना, ये भी ट्रांसपोर्टेशन से ही होता है. नेक्स्ट वी आर हैविंग रेलवेज. तो बेटा रेलवेज़ की जो फर्स्ट लाइन है ये 2021 दिसंबर 2020 में जो टेस्ट हुआ था NTSC का पंजाब का, वहाँ पे ये क्वेश्चन था. और अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखा है तो मेरे यहाँ पे वीडियो बनी हुई है, आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं. रेलवे चीपेस्ट मीन्स है ट्रांसपोर्ट का, जिसमें पैसेंजर्स हैवी मटीरियल जो है लॉन्गर डिस्टेंस तक पहुँचाया जाता है. फर्स्ट रेलवे लाइन इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी 1853 में बिटवीन बॉम्बे एंड थाना, एंड इट वाज इंट्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ लॉर्ड डलहौजी.
ही वॉज गवर्नर जनरल एट दैट टाइम। इंडियन रेलवे बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है एशिया में और वर्ल्ड में 4th रैंक है इसका। टोटल लेंथ जो रेलवे ट्रैक की इंडिया में है 1,15,000 किलोमीटर। ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो 20,000 ट्रेन रोज जो हैं वो चलती हैं, 7,500 स्टेशन और 20 मिलियन पैसेंजर्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है। 2.8 मिलियन टन्स गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ रोडवेज। तो रोड ट्रांसपोर्ट हमारे पास जो है नेशनल हाईवेज, इसमें हमारे पास स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड, रूरल रोड्स, बॉर्डर रोड्स आती हैं। रोड ट्रांसपोर्ट हमारे पास सबसे चीपेस्ट मीन है क्योंकि रोड्स कहीं भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है। बाकी जितने भी मीन्स हैं हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के, वहाँ तक जाने के लिए हमें रोड्स चाहिए। अगर हमें रेलवे स्टेशन जाना है वी नीड रोड्स, इफ़ यू हैव टू गो टू एयरपोर्ट देन वी नीड रोड। तो हमारे पास क्या है, हमें अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तक पहुंचने के लिए रोडवेज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और वैसे भी रोडवेज़ क्या है, सबसे चीप है, आराम से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। मेटल अन मेटल रोड्स होती हैं। डिफरेंट स्टेट्स में कहते हैं स्टेट बोर्ड रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशंस होती हैं जो कि बहुत कंट्रीब्यूशन करती हैं रोड ट्रांसपोर्टेशन के ग्रोथ में। नेक्स्ट वन इज़ वाटर ट्रांसपोर्ट। थर्ड इंपॉर्टेंट मीन्स है हमारे पास वाटर ट्रांसपोर्ट। डेवलप कंट्रीज़ में इंडियन शिपिंग जो है, अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडियन शिपिंग फर्स्ट पोजीशन के ऊपर है। सेकंड पोजीशन जो है एशिया में है वाटर ट्रांसपोर्ट में, इंडिया की 16 पोजीशन वर्ल्ड में है। और वाटर ट्रांसपोर्ट को, इंडिया की वाटर ट्रांसपोर्ट को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, मतलब देश के अंदर जो हमारा नेविगेशन होती है, दैट इज़ नोन एज इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। कोस्टल वाटर ट्रांसपोर्ट जो कोस्टल एरिया में ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। थर्ड वन इज़ इंटरनेशनल वाटर ट्रांसपोर्ट या सी ट्रांसपोर्ट, जिसमें हम दूसरी कंट्रीज़ में अपने कार्गोज भेजते हैं या शिपिंग होती है हमारी। मेन वाटरवे ट्रांसपोर्ट कंपनीज हमारे पास इंडियन शिपिंग कॉर्पोरेशन और मुगल लाइन्स हैं। ये दो इंपॉर्टेंट पब्लिक सेक्टर हैं, मतलब ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कॉर्पोरेशंस हैं जो वाटर ट्रांसपोर्ट जो है इसको कंटिन्यू करती हैं। नेक्स्ट वन बेटा एयर ट्रांसपोर्टेशन है। इंडिया की जो एयर ट्रांसपोर्टेशन है ये इंडियन एयरलाइन कॉर्पोरेशन, एयर इंडिया इंटरनेशनल, वायुदूत, ये 3 पब्लिक सेक्टर हमारे पास अंडरटेकिंग है जिनके पास है ये ट्रांसपोर्टेशन। इंडियन एयरलाइन ऑफिशियली कहते हैं मर्ज कर दी गई थी एयर इंडिया में 27 फेब 2011 को। अदरवाइज 1953 में इंडियन एयरलाइंस को नेशनलाइज कर दिया गया था और 2011 में इंडियन एयरलाइंस को मर्ज कर दिया गया एयर इंडिया में। 1 अप्रैल 1997 को वायुदूत को भी इंडियन एयरलाइंस एंड एयर इंडिया में मर्ज कर दिया गया। आफ्टर 1992 बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज जैसे जेट स्पाइस है हमारे पास, जेट एयरवेज है, तो बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो भी आ चुकी हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। कम्युनिकेशन के मीन्स में बेटा हम देखते हैं कम्युनिकेशन में हमारे पास पोस्टल डिपार्टमेंट है जिसमें पोस्ट जो हमारे पास फर्स्ट क्लास मेल, सेकंड क्लास मेल आती है। फर्स्ट क्लास मेल में हमारे पास कोरियर्स आते हैं, जो सिंपल इनवेलप्स हैं वो आते हैं। सेकंड क्लास में हमारे पास बड़े कोरियर्स आते हैं, हैवी मटेरियल आता है। टेलीग्राफ, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न, फैक्स, सिनेमा, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऑल आर कम्युनिकेशन मीन्स। तो डिफ़िकल्ट कहते हैं इट्स डिफ़िकल्ट टू टेक डिसीजन की प्रोडक्शन के बारे में डिसीजन लेना कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होती है आपके पास चीज़ों की। दैट्स नॉट एन ईजी टास्क बिकॉज ये आपके पास डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर कि किस तरीके की डिमांड है, किस तरीके की आपको सप्लाई करनी है, तो उसी तरीके से आपकी कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है। नेक्स्ट वन इज बेटा इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर इज़ वेरी नेसेसरी बिकॉज अगर फैक्ट्रीज चलानी है आपको तो यू नीड इलेक्ट्रिसिटी। तो क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड बाय कंट्रीज बीइंग कंसिडर्ड एज द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कितनी इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास कमर्शियल सेक्टर में यूज़ हो रही है वो हमें बताती है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना हुआ है किसी भी कंट्री का। हमारे पास 3 तरह के सोर्सेज हैं इसमें, थर्मल पावर, हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर पावर। थर्मल पावर में हमारे पास है थर्मल पावर जो जनरेट होती है कोल से, ठीक है। थर्मल पावर स्टेशन हमारे पास 68% टोटल पावर जनरेशन हमारी थर्मल पावर प्लांट से होती है और ये इंडिया में मेन सोर्स है पावर जनरेशन का। दूसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, ये हमारे पास जो है डैम्स के ऊपर टर्बाइंस चलाकर पानी के फ्लो से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। 22% की इलेक्ट्रिसिटी हमारी जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से बनती है। रिवर वैली प्रोजेक्ट्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसमें। थर्ड न्यूक्लियर पावर है। इंडिया उन कुछ कंट्रीज़ में से एक है जहाँ पे हम न्यूक्लियर पावर को यूज़ करके बिजली जनरेट करते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियर प्लांट्स हैं हमारे।
बट फिर भी अभी हम न्यूक्लियर पावर को कम क्वांटिटी में यूज़ करते हैं। 60% विलेजेस कहते हैं फिर भी हमारे पास इंडिया में ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे हमारे पास इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल्स जब यूज़ करते हैं तो हम काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट वन बेटा इरिगेशन। तो इरिगेशन से रिलेटेड जो है मेन चीज़ें यहाँ पर कि इंडियन जो एग्रीकल्चर है इसे गैम्बल ऑफ मानसून कहते हैं, बिकॉज देखिए बेटा एक टाइम ऐसा था जब इंडिया में एग्रीकल्चर रेन के ऊपर डिपेंड थी, जितनी रेनफॉल होगी उतना ही एग्रीकल्चर होएगा, अदरवाइज इरिगेशन जो है यहाँ पे नहीं होती थी, मतलब ट्यूबवेल्स वगैरह नहीं थे, कैनाल से कम जो है वो इरिगेशन होती थी। इसीलिए इंडियन एग्रीकल्चर को गैम्बल ऑफ मानसून कहते हैं कि अगर मानसून अच्छी हुई तो इंडियन एग्रीकल्चर अच्छा है, अगर मानसून अच्छी नहीं हुई तो इंडियन एग्रीकल्चर अच्छा नहीं होगा। इंडिया में जो मानसून आती है वो जुलाई से सितंबर के बीच में आती है, और जो पंजाब हरियाणा तमिलनाडु में विंटर रेनफॉल आती है, पर मैक्सिमम पंजाब हरियाणा में जो रेनफॉल है वो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस के कारण आती है। इरिगेशनल प्रोजेक्ट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक तो लार्ज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि हमारे पास डैम्स हैं, भाखानगर डैम हो गया, आपके पास टिहरी डैम हो गया, कोयना डैम हो गया, ये लार्ज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं जो इरिगेशन में मदद करते हैं कैनाल्स के ज़रिए। माइनर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो छोटे मोटे हमारे जो है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं, जो कुछ खास मतलब जो लोकल हमारे डैम्स बने होते हैं या कैनाल्स के ऊपर कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए होते हैं, उन्हें मिनी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है दैट इज बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो मॉनेटरी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंडियन इकोनॉमी का, इसका मतलब कि हमारे पास बैंकिंग, नॉन बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, सबका जो कंट्रोलर है इंडिया में वो आरबीआई है। मतलब मनी रिलेटेड जो भी हमारे मेन फैसले हैं, जो डिसीजन है, दे आर टेकन बाय द आरबीआई और द फाइनेंस मिनिस्ट्री। मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस अगर हम बात करें, जो पैसे से रिलेटेड हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो कौन कौन से हैं। मनी लेंडर इंडिया में ट्रेडिशनल बैंकर्स हैं, ठीक है। इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ हम क्रेडिट भी कहते हैं, जहाँ से मतलब लोग लैंडलॉर्ड से, शाहूकारों से, रिलेटिव से जब पैसा लेते हैं हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो उसे मनी लेंडर इन इंडिया मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं। जब लोग बैंक से पैसा लेते हैं दैट इज़ नोन एज फॉर्मल सेक्टर, ठीक है, तो वो फॉर्मल सेक्टर आ जाता है। मनी लेंडर, देखिए मनी लेंडर से आप जाओगे तो एक्चुअली क्या होता है, बैंक्स ना कोलेक्टरल मांगते हैं, मतलब बैंक को जब तक आप अपनी प्रॉपर्टी या अपना कुछ कागज़ अपनी नहीं दिखाओगे तब तक आपको वो लोन नहीं देंगे। अब गरीब लोगों के पास तो ये चीज़ें होती नहीं है, मान लो किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं है, उस बेचारे के पास तो रहने के लिए घर नहीं है, लोन लेना है तो कैसे लेगा। सो दैट्स वाई दैट पर्सन विल गो टू मनी लेंडर, जहाँ पे वो उसके काम करके जैसा मर्जी जितना भी इंटरेस्ट रेट दे रहा है उसके ऊपर वो उससे पैसे उधार ले लेता है। सो मनी लेंडर सिस्टम हमारे पास जो पोर सेक्शन है वहाँ पे काफ़ी होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का सेंट्रल बैंक है, जो भी मॉनेटरी रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं उसमें सारा वर्क हमारे पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1935 में हुआ था, और ये क्या काम करता है, करेंसी नोट्स को इशू करता है, बैंकर ऑफ एक्ट्स एज ए बैंकर ऑफ गवर्नमेंट बैंक्स का जो है मेन बैंक है, सारे बैंक्स को इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, जो ये रेपो रेट जो बैंक रेट डिसाइड करता है वहीं सबको माननी पड़ती है, और मॉनेटरी सिस्टम कंट्री का ये कंट्रोल करता है। कमर्शियल बैंक्स हमारे पास आएंगे जिसमें बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया है, ये बैंक्स हमारे पास जो है शॉर्ट टर्म लोन्स देते हैं, जैसे 1969 में 14 बैंक्स थे हमारे पास, 14 कमर्शियल बैंक्स थे, 1980 में ये 7 हो गए और टोटल 21 बैंक्स जो है वो नेशनलाइज्ड हो गए। नेक्स्ट वन इज स्पेसिफिक बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में बेटा हम लोग जो है वो बात करेंगे IDBI, इनकी फुल फॉर्म्स आ जाती हैं आपको एग्जाम में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसे SIDBI कहते हैं। ये इस्टेब्लिश किए गए थे क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स के लिए कि अगर लोन की ज़रूरत पड़ती है तो ये हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हैं। और एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे पास रूरल एग्रीकल्चर बैंक्स हैं, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हैं, और नेशनल एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक, इसकी फुल फॉर्म काफ़ी बार प्रैक्टिस NTSC के पेपर्स में आ चुकी है, नाबार्ड की, तो इनको आप देख सकते हैं। आगे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बेटा वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि पैसे से डील करते हैं पर वो नॉन बैंकिंग है, बैंकिंग की तरह, मतलब बैंक में हम जैसे पैसा जमा करवाते हैं, ज़रूरत होती है हम निकाल सकते हैं, वो काम नहीं करते, बट दे आर नॉन बैंकिंग, पर काम मनी से रिलेटेड करते हैं।
लोन सर्विसेज हमें बहुत सारे सोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। हम वहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे पास यूटीआई, यूनिक ट्रस्ट ऑफ इंडिया और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एलआईसी इंडिया के 2 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट, ठीक है, सुना होगा आपने। बॉम्बे में हमारे पास जो है वो स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। इंडिया की अगर शेयर मार्केट का नाम पूछना जाए तो दलाल मार्केट, ये भी क्वेश्चन आ चुका है एनटीएससी में। तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो कि शेयर्स, मतलब अलग अलग कंपनीज के जो शेयर्स होते हैं उनकी डीलिंग में जो वर्क करते हैं, दे आर नोन एज द शेयर मार्केट। कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं तो कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन मतलब हम लोग अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, तो प्रोड्यूसर्स अगर कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम कंज्यूमर्स हैं जो हम चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं। तो कंज्यूमर अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो कंज्यूमर मार्केट प्लेस में एक्सप्लॉयटेशन भी होती है हमारी, जैसे कि एडल्ट्रेशन, चीज़ें जो हैं वो ख़राब बेचना, सब स्टैंडर्ड पैक गुड्स, नॉन स्टैंडर्ड वेट्स, मिसलाइडिंग एंड फैब्रिकेटेड एडवर्टीजमेंट। कई बार एडवर्टीजमेंट में हम लोगों को कुछ ऐसी मतलब एडवर्टीजमेंट दिखाई जाती है कि होता उसमें कुछ है पर हम खरीदने जाते कुछ और मिलता है। कई बार हमें एक्सपायरी चीज़ें मिल जाती हैं, कई बार दवाइयाँ गलत मिल जाती हैं, या फिर कई बार हमें सर्विसेज, डॉक्टर जो हैं गलत इंजेक्शन लगा देते हैं, उनकी वजह से किसकी डेथ हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। सो ऐसी मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस जो कि होनी चाहिए बट वो नहीं मतलब हो रही है, और उसकी वजह से क्या है कि काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन होती है कंज्यूमर्स की। एक जज, मद्रास के हाई कोर्ट के एक जज थे, उन्होंने कहा था कि कंज्यूमर्स जो कि ट्रेन्स में सफ़र करते हैं, कहते कि वो क्या है, वो सफ़र करने के पैसे देते हैं। किस चीज़ के पैसे दे रहे हैं? कहते उन्हें अनहाइजीनिक रेल वैगन्स देखने को मिलते हैं, इन सैनिटरी कंडीशंस ऑफ रेल टॉयलेटरीज दिखती हैं, मतलब रेल की जो टॉयलेट्स हैं इतनी गंदी होती हैं या ट्रेन्स इतनी गंदी होती हैं, बट फिर भी हम लोग टिकट पे करते हैं, टिकट के पैसे देते हैं। तो हम क्यों देते हैं? वाई वी आर पेइंग दैट वन? सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन किस तरीके से हो सकती है? देखिए, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन हर जगह के ऊपर है, हर जहाँ पे भी आपको मार्केट प्लेस दिखेगा वहाँ पे आपको कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन दिखेगी। तो कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन कैसे दी जा सकती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 में बनाया गया। इसके अकॉर्डिंग जो है एक मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस कमीशन बनाया गया। अब इस कमीशन का मेन मकसद क्या था? जो भी मल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, बिग प्रोड्यूसर्स कर रहे हैं अपनी चीज़ों की कीमतें जो हैं उनको या बढ़ा के बता रहे हैं, या उन चीज़ों का स्टॉक रख रहे हैं, जब चीज़ों की कमी होगी तो उनको फिर महंगे दामों के ऊपर बेच रहे हैं। तो ये सब कुछ को कंट्रोल करने के लिए इस कमीशन को बनाया गया। 1991 में इस कमीशन में कुछ चेंजेस किए गए एक्ट में, और उसके बाद इसको इनेक्ट किया गया। आगे और एक इम्पॉर्टेंट जो कंज्यूमर प्रोडक्शन में वर्क किया गया था, दैट वाज इन 1986 इंडिया में कोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हम इसे कहते हैं, इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। अब व्हाट वाज देयर इन द कोपरा? एक्चुअली ये यूएन की यूएन इंटरनेशनल जो है कंज्यूमर इंटरनेशनल बनी थी 1985, तो उनकी गाइडलाइंस के ऊपर इंडिया में 1986 में कोपरा बनाया गया था कि अगर किसी कंज्यूमर के साथ एक्सप्लॉयटेशन होती है तो उस टाइम के ऊपर द पर्सन कैन गो टू द कंज्यूमर फोरम। अब इसकी मेन फीचर्स क्या थी? पहली बात तो स्कोप, सारे सेलर्स जो प्राइवेट पब्लिक ऑपरेटिव सेक्टर्स के हैं वो इसमें आते थे। सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव रेगुलर्स का मतलब कि अगर आपके साथ कुछ एक्सप्लॉयटेशन हुई है देन यू कैन गो टू कंज्यूमर फोरम, वहाँ पे आप एप्लीकेशन लिखो और एप्लीकेशन लिख के आप अपना जो केस है वहाँ पे फाइल कर सकते हो। 3 ग्रीवेंसेस रिग्रेसल मशीनरी जो है इसमें ऐड की गई, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम और नेशनल फोरम के ऊपर। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये जो हमारे पास कोपरा के अंडर डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट फॉर्म, नेशनल फॉर्म की जो लिमिट है, जो रुपीज़ की लिमिट है वो डिफरेंट है, बट पंजाब बोर्ड में ये लिखी हुई है लिमिट, सो दैट्स वाई आई एडेड दिस वन कि 5 लाख तक जो है डिस्ट्रिक्ट फोरम में आप केसेस जो हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुनती है, 5 से 20 लाख तक स्टेट कोर्ट में सुना जाती हैं केसेस, और नेशनल फोरम में 20 लाख से ऊपर के जो हैं वो केसेस सुने जाते हैं। तो कंप्लेंट्स में अगर आपके पास कोई भी अनफेयर प्रैक्टिस आपके साथ है तो हुई है, तो देन यू कैन गो टू द कंज्यूमर फोरम एंड यू कैन हैव द जस्टिस देयर। कंज्यूमर एजुकेशन के लिए क्या किया गया है? एक तो इंडिया में 1986 में कोपरा इम्प्लीमेंट हुआ था, 24 दिसंबर को हुआ था।
तो ये बात ध्यान रखिएगा। 24 दिसंबर इज़ सेलिब्रेटिंग इन इंडिया एज वी आर सेलिब्रेटिंग इन इंडिया एज कंज्यूमर डे के रूप में इसे सेलिब्रेट करते हैं। और 15 मार्च से 21 मार्च का जो टाइम है, टेन्योर है, वो हम कंज्यूमर वीक के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। मार्च 15 जो है वो कंज्यूमर इंटरनेशनल, मतलब ये हमारे पास इंटरनेशनल कंज्यूमर डे के रूप में सेलिब्रेट होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों के बीच में अवेयरनेस लाने के लिए उपभोक्ता जागरण जागो ग्राहक जागो, आपने शायद ऐड सुनी होंगी टेलीविज़न पे, 1991 में लॉन्च किया गया था। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो है इस्टेब्लिश की गई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने की थी। सिमिलरली स्टेट लेवल के ऊपर स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स भी सेटअप की गई। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन 500 कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन अभी तक हमारे पास है। लेटेस्ट अगर हम देखें तो 700 हो चुकी हैं अकॉर्डिंग टू द बुक, दिस इज़ 500। तो मेन ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर केयर एक्शन सोसाइटी बॉम्बे, कंज्यूमर एक्शन फोरम कलकत्ता, सिटीजन्स फोरम या द वॉइस न्यू दिल्ली एंड मुंबई कस्टमर पंचायत सिस्टम एक्सेट्रा. So next one is public distribution system. This is also added in this one कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू गवर्नमेंट क्या कर सकती है, लोगों की नेसेसिटीज़ जो फूड ग्रेन्स की, शुगर, कैरोसिन, कोरस, क्लोथ की, इनको दूर कर सकती है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि लोग, अगर आपके पास हेल्दी एंड एजुकेटेड पॉपुलेशन होएगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका अच्छा ही होगा। तो इसके लिए जो है एमएसपी बफर स्टॉक फेयर प्राइस शॉप्स लॉन्च की गई। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कि जो किसान अपनी फसल मार्केट में बेचेंगे, गवर्नमेंट उसका एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस देगी और उसके ऊपर ही सभी लोग जो है ट्रेडर्स हैं उसको ख़रीदेंगे, तो उसको कोई कम या ज़्यादा दाम में नहीं खरीद सकता। इसके ऊपर तो अभी जो किसान आंदोलन चल ही रहा है, तो अभी हम इसको ऐड ही रखेंगे, इसको हम डिडक्ट नहीं करेंगे। बफर स्टॉक, जो भी अनाज गवर्नमेंट इकट्ठा करती है, जो भी स्टॉक रखती है, दैट इज़ नोन एज बफर स्टॉक। फेयर प्राइस शॉप, फेयर प्राइस शॉप पीडीएस शॉप्स भी कहते हैं, जहाँ पर राशन डिपोज में कम रेट के ऊपर सब्सिडी पे लोगों को ये अनाज प्रोवाइड किया जाता है, शुगर, कैरोसिन प्रोवाइड किया जाता है, दे आर नोन एज फेयर प्राइस शॉप्स. So this is all for today's class, today's video. If you like the video, then please like it, share it and subscribe my channel. Thank you very much.